नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है महात्मा गांधी तथा राष्ट्रीय आंदोलन। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि ये महात्मा गांधी के ऊपर बेस करता है और इसमें जितने भी कंटेंट है, यानी कि जो भी चीज है, वो आपको एक कहानियों की तरह याद होगी। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से डेफिनेटली 8 नंबर के क्वेश्चन में और 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। साथ ही साथ मैप जैसे क्वेश्चन में भी इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब समझते हैं महात्मा गांधी के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर थोड़ी सी चीजें हैं और साथ ही साथ इन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था ना, उसके ऊपर ये चैप्टर बेस करता है। चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, और कहां पे हुआ था? गुजरात, यानी कि गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, वहां पे इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम दीवान करमचंद गांधी था। ठीक है, माता जी का नाम था पुतलीबाई गांधी तथा पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है ना, तो ये चीज है। साथ ही साथ बात करूं, 1853 में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और जहां पे इन्होंने सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में, काले गोरे के भेद के ऊपर लेकर। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा चलता है ना, काले गोरों को लेकर, ठीक है, आपस में विवाद होता रहता था। उस चीज में इन्होंने अपनी काफी भूमिका निभाई और सत्याग्रह जो वहां पे चलाया गया था, जिस टाइप पे नेल्सन मंडेला थे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, जिनको जेल में उठा के डाल दिया गया था, ये क्योंकि इन्होंने विद्रोह कर दिया था काले गोरे के खिलाफ। यानी कि ये तो थे काले और जो गोरे लोग थे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे काले लोग के ऊपर, तो इस वजह से नेल्सन मंडेला ने विद्रोह किया, सत्याग्रह किया और उसमें गांधी जी ने भी साथ दिया था। ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले इन्होंने किया था और जिसकी वजह से प्रसिद्ध हो गए थे। आगे आगे चल के क्या होता है, 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए इंडिया में। इंडिया में आने के बाद उस टाइम पे आपको पता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो जो जब इंडिया में आए तो देखिए यहाँ पे भी सब चीजें उथल पुथल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी चीजें बहुत ज्यादा उथल पुथल थी। अब इसके बाद उनके जो गुरु थे, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको राय दी कि आप एक काम कीजिए, आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, थोड़ा देखिए, सारी चीजों को समझिए। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका से वकील की पढ़ाई करके आए थे। अच्छा, आगे क्या होता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे और इन्होंने भारत भ्रमण करने का आदेश दिया, मतलब एक तरीके से कहा। आगे चल के 1916 का जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जब बना था, तो उसके समारोह में गांधी जी को एज ए गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। जब ये गेस्ट के रूप में वहां पे गए तो वहां पे सारी चीजों को देखा और उनको जब भाषण देने के लिए कहा गया तो उन्होंने संबोधित किया किसानों को। किसानों के बारे में उन्होंने ये बोला कि देखिए, आज के डेट में अगर मैं कहूं कि अपने देश को आजादी चाहिए तो कैसे आजादी मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों से ही संभव हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा उस समय किसान ही थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जब तक हम एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं कि वो गरीब है, वो अमीर है, ये है, वो है, इन भावनाओं से हम परे हटके अगर हम एक दूसरे को महत्व देते हैं तो ही हम एकजुट हो सकते हैं और अंग्रेजों को हम बाहर कर सकते हैं। ये ऐसा करके उन्होंने संबोधित किया था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब उद्घाटन हुआ था उस टाइम पे। आगे क्या होता है, इस समारोह में गांधी जी ने गरीबों की बात की। गांधी जी ने कहा, भारत के लिए आजादी तब तक संभव नहीं हो सकती है जब तक आप अपने अलंकरणों से मुक्त नहीं कर लेते। अलंकरणों का मतलब जो भी आपको मैंने बताया ना, जो हम एक दूसरे को बोलते हैं, ठीक है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो दलित है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, इसकी बात हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारी आजादी केवल किसके माध्यम से हो सकती है? किसानों के माध्यम से हो सकती है, और यह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं, तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा मतलब समझते हो, हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना नहीं। ठीक है ना, तो अहिंसा के पुजारी थे। ये चाहते नहीं थे कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो। ठीक है, आगे समझते हैं, भारत आने के बाद गांधी जी ने किसानों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, कई सारे आंदोलन चलाए थे और गरीबों के हितों की रक्षा की थी। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इस दौरान उन्होंने कई जगहों की यात्रा भी की थी, जैसे चंपारण में 1917 में इन्होंने किया था, खेड़ा में 1918 में किया था, 1918 में अहमदाबाद में भी किया था,
और इन जगहों पे इन्होंने यात्रा की और साथ ही साथ गरीबों की मदद की। इनकी जो भी परेशानियां हुआ करती थी सबको ये सॉल्व किया करते थे, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते थे महात्मा गांधी। आगे हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो रॉलेट एक्ट जो है बेसिकली इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। और एक काला कानून क्या था, इस काले कानून का मेन मकसद ये था कि अगर जहां कहीं भी आपको नजर आता है भारत में विद्रोह हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस सिचुएशन में अंग्रेजों को ये आदेश मिला हुआ था कि मतलब अंग्रेजों ने ये कहा था कि जहां कहीं भी अगर दिखाई देता है कि कहीं भी अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप उनको उठाइए और जेल में डालिए। और उस टाइम पे जेल में डालने के बाद ना उनकी कोई सुनवाई होगी, ना उसके साथ कोई वकील खड़ा होगा, यानी कि टोटली कहा जाए तो शोषण। एक तरीके से उसको उठाया जेल में डाला, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ आप नहीं जा सकते थे। काले कानून के हिसाब से ये सारी बातें कही गई थी। साथ ही साथ इनके अंग्रेजों के खिलाफ आप पेपरों में भी नहीं छाप सकते थे उस टाइम पे। तो ये सारी व्यवस्था रॉलेट एक्ट में कर दी गई थी। तो देखिए क्या लिखा है कि रॉलेट एक्ट एक काला कानून भी कहा जाता है। 19 मार्च 1919 को भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित एक कानून था। यह एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार को आदेश दे दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकता है, ऐसा आदेश दे दिया गया था। आगे क्या होता है, अगर कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता हुआ है तो उसको कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही साथ बिना जांच के उनको जेल में डाल दिया जाएगा। कब तक के लिए? 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और रॉलेट एक्ट का एक नियम था कि बिना दलील, यानी कि जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको दलील भी देने नहीं दिया जाएगा। दलील का मतलब सफाई देना, वो सफाई भी नहीं दे सकता अपने बारे में। दूसरा, बिना वकील, और उसका वकील भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और बिना अपील, आप इसके लिए कहीं न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकते हो। तो ये 3 चीज, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कब तक के लिए? 2 साल के लिए। आगे क्या होता है, 1914 से 18 के प्रथम महान युद्ध बोल लो, 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी, यानी कि प्रेस पे पाबंदी लगा दी थी और बिना जांच के 2 साल के लिए कारावास की स्वीकृति दे दी थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उनको 2 साल के लिए आप जेल में डाल दीजिए। आगे इसके उत्तर में गांधी जी ने, यानी कि इसके उत्तर का मतलब क्या होता है कि जब ऐसा माहौल गांधी जी ने देखा तो इसके विरुद्ध जाकर गांधी जी ने एक मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हो कि एक सत्याग्रह चलाया जिसको कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। तो यानी कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक अभियान चलाया जिसका नाम है रॉलेट सत्याग्रह। अब हम ये समझते हैं कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह में क्या क्या चीज किया। तो देखिए, गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध हिंसात्मक ढंग से सत्याग्रह करने का निर्णय किया। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आयोजन कर दिया, यानी कि हड़ताल कर दिया। जगह जगह पे लोग हड़ताल कर रहे थे, ठीक है। मतलब एक तरीके से लोग विद्यालय नहीं जा रहे थे और जो भी लोग थे, जो भारतीय थे, जो अंग्रेजों का कार्य कर रहे थे, वो कार्य करने से मना कर दिए। आगे विभिन्न जगह पे रैली होने लगी, जुलूस का आयोजन किया जाने लगा। अंग्रेजों ने दमन नीति अपनाकर राष्ट्रवादियों को बंदी बनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब गांधी जी ने ये सारा चीज कर दिया, जहाँ पे हड़ताल हो गया, रैलियां हो रही हैं, तो उस टाइम पे जब ऐसी सारी चीजें देखी गई तो अंग्रेजों ने भी क्या किया, अंग्रेजों ने दमन नीति अपनाया। यानी कि जब ऐसी कोई घटना जहाँ पे होती थी तो वहां पे सेनाओं के द्वारा उसको कुचला जाता था, यानी कि उस रैली को रोका जाता था। और इस सिचुएशन में गिरफ्तारी भी बहुत ज्यादा होती थी। साथ ही साथ गांधी जी ने इस चीज को स्टार्ट किया था, तो गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया गया। कहाँ पे? जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और कब जेल में डाल दिया गया? जब वो पंजाब जा रहे थे तो उस टाइम पे उनको कैद कर लिया गया। 8 अप्रैल की बात है, 8 अप्रैल 1919 को उनको जेल में डाल दिया गया। आगे क्या होता है, पंजाब में एक्ट का विरोध हुआ। पंजाब में एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इसलिए विरोध हुआ क्योंकि पंजाब के जो नेता थे उस टाइम पे, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे और अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। अब गिरफ्तारी की वजह से पंजाब में बहुत ज्यादा आक्रोश फैल गया था अंग्रेजों के खिलाफ। आगे क्या होता है, अमृतसर में घटनाक्रम इतनी तीव्रता से चला कि 10 अप्रैल को पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाने के पश्चात लोगों ने बैंकों, डाक खानों तथा रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि लोग बैठ के जुलूस कर रहे थे और अंग्रेजों ने आदेश दे दिया पुलिस को, ठीक है, कि आप गोली चला सकते हो, तो वो गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। और जिसकी वजह से बैंकों को,
डाक खानों को, रेलवे स्टेशन पे बहुत ज्यादा हमले हुए और हमले होने की वजह से अब यहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ में भी सेम वही चीज था, जहां जिस किसी पे भी शक हो रहा है सबको जेल में डाल दो, जिस किसी पे भी शक हो रहा है उस सबको उठाओ और जेल में डाल दो। तो ये घटनाएं घटने लगी थी और आगे चल के क्या हुआ, वहां पे एक एक जनरल डायर, डायर नहीं है डायर, जनरल डायर की नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है, जनरल डायर आ गया। जनरल डायर बेसिकली कमांड, एक तरीके से कमांडेंट बोल दो। ठीक है, जो जिसके अंदर बटालियन होती है और मतलब वो पूरे राज्य की देख रेख करती है। ठीक है, और उसका नाम ओ डायर नाम था। क्या नाम था? ओ डायर। ठीक है, ओ डायर उसका नाम था। तो आगे क्या होता है, बैसाखी, बैसाखी के दिन, यानी कि एक त्योहार होता है बैसाखी, तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा रखी गई थी। कब रखी गई थी? 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 को रखी गई थी। और ये जो पीछे वाली घटना मैंने आपको बताई, जब गोलियां चलाई गई थी, तो 10 अप्रैल की बात है, ये रैलियों पर गोलियां चला दी गई थी। लेकिन बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। और ये बेसिकली सभा इसलिए आयोजित की गई थी कि अंग्रेजों ने जो कार्य किया था वो बहुत ही गलत किया था। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था और पंजाब के नेता को डाल दिया गया था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जलियांवाले बाग में बैठ के एक शांतिपूर्ण ढंग से सभा आयोजित कर रहे थे। और ये जब बात ओ डायर को पता लगी तो ओ डायर ने आदेश दिया आर डायर को। ठीक है, आर डायर और ओ डायर क्या है, पहले इस चीज को समझाता हूं मैं। जैसे मान लो कि ये है पूरा का पूरा पंजाब। ठीक है, पंजाब में पूरा किसके देख रेख में रहेगा, तो उस टाइम पे ओ डायर जो थे, ओ डायर उस टाइम पे सबसे ज्यादा सीनियर थे। सीनियर में होने की वजह से जो अमृतसर था, अमृतसर का जो देख रेख कर रहा था उस टाइम पे आर डायर। ठीक है, आर डायर नाम है। ठीक है, ये आर डायर को मतलब एक तरीके से आर डायर के पास सेनाएं हुआ करती थी। ठीक है, अब आर डायर को जब ओ डायर ने आदेश दिया कि आप एक काम कीजिए, अमृतसर में जो रैली हो रही है, जो सभा आयोजित किया जा रहा है, आप वहां पे जाइए और जाने के बाद आप फायर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से उसने आदेश दिया। तो उन्होंने क्या किया कि अमृतसर में जहां पे जलियांवाले बाग में जहां पे ये सभा आयोजित कर दी गई थी, वहां पे सिर्फ एंट्री का एक ही गेट था। एंट्री का एक गेट था, तो अंदर साहब एंट्री तो किए ही थे। ठीक है, सभा तो चली रही थी। जब सेनाएं उसमें घुसी, तो एंट्री गेट से जब सेनाएं घुसी तो चारों तरफ से वो क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। चारों तरफ से कब्जा कर लिए और करने के बाद फिर लाइन से खड़े तो हो ही गए थे और 3 मिनट का समय दिया गया कि 3 मिनट के अंदर अंदर अगर जिस किसी को भी निकलना वो निकल सकता है, तो 3 मिनट के बाद फायर कर दी जाएगी। ये आदेश किसने दिया था? ये ओ डायर आदेश दिया था किसको? आर डायर को। और आर डायर ने क्या किया, फायरिंग कराना शुरू कर दिया 3 मिनट के बाद। अब 3 मिनट में आपको ही पता एक ही गेट है, निकलेंगे कैसे? अब उस टाइम पे भागा दौड़ी स्टार्ट हो गई, करते करते लोग मतलब फायरिंग इतनी तेज स्टार्ट हुई कि लोगों को हटने का मौका ही नहीं मिला। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, लोग इधर से उधर, वहां पे एक कुआं भी दिखाई देता है जिसमें लोग कूद गए थे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुएं में लोग कूद गए थे। एक तरीके से मान लो जिसको गोली नहीं लगी थी वो कुएं में कूदा और उसके ऊपर जब बंदे कूदते थे तो वो भी उसकी मृत्यु हो जाती थी। और इस तरीके से अगर देखा जाए लमसम हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, कितने हजारों की संख्या में। लेकिन जब इसका एक तरीके से जांच पड़ताल किया गया तो उसमें दिखा दिया गया कि सिर्फ 400 लोग मारे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो अब देखिए ये एक बार ये सारी चीज जितनी भी चीजें मैंने बताई वो इसमें लिखी हुई है। तो देखिए क्या लिखा है कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा रखी गई जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और फिर भी इनमें सैकड़ों लोग आए थे। सैकड़ों लोग इसलिए आए थे, कुछ लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे। ठीक है, तो उनको तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ कांड होने वाला है, तो उनको पता लगा कि सभा हो रही है तो वो भी उसमें चले आए थे, तो उनकी क्या गलती थी। ठीक है, आगे क्या होता है, जो बैसाखी के मौके पे परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां पहुंच गए थे। पंजाब के लोग अपने प्रिय नेता की गिरफ्तारी तथा सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर जलियांवाले बाग में एक विराट सम्मेलन का आयोजन कर विरोध प्रकट कर रहे थे, जिसके कारण ही डायर ने निहत्थी जनता पर गोलियां चला दी। यानी कि जो आर डायर था, आर डायर ने क्या की, आदेश दे दिया गोली चलाने के लिए। अब क्या हुआ, उन्होंने गोलियां चलाया, बहुत ज्यादा हत्या हुई और लमसम 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे और इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं।
परिणाम स्वरूप कई जगहों पर हिंसात्मक घटनाएं घटी। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। जो रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था उसको उन्होंने वापस ले लिया, परंतु इस सत्याग्रह ने गांधी जी को एक सच्चा राष्ट्रीय नेता बना दिया। अब देखिए यहाँ पे आदेश कितने दिया था, ओ डायर ने आदेश दिया था, और आदेश देने के बाद ये यहाँ से मतलब अपना इंडिया छोड़ के चला गया। कहाँ पे? लंदन चला गया। जब वो लंदन पहुंचता है तो लंदन में उसका सम्मान किया जाता है कि हाँ तुमने जो किया था बहुत ही अच्छा किया था, ठीक है, तुमने जो आदेश दिया था बहुत ही अच्छा दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है। उस टाइम पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने कसम खाई कि जब तक वो ओ डायर को मारेंगे नहीं तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। 21 साल बाद, यानी कि ये घटना कब है? 1919 की ये घटना थी, ठीक है, 1919 की घटना थी, और 21 साल बाद यानी कि 1940 में वो पहुंचते हैं लंदन में, और लंदन में पहुंचने के बाद उधम सिंह ने ओ डायर को गोली मार के हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मुझे मार दोगे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुमने जो काम किया था जलियांवाले बाग में वो बहुत ही गलत किया था, ठीक है, और उसकी वजह से उन्होंने उनको गोली मार दी, ठीक है। तो ये सारा चीज हुआ था, तो उधम सिंह ने ये चीज किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे समझते हैं असहयोग आंदोलन। अब यहाँ पे आक्रोश जो है वो शांत नहीं हुआ, वो और भड़का, ठीक है। 1919 में सारी घटनाएं हुई थी। अब आगे चल के क्या होता है, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन निकाला गया, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। जिस किसी चीज से अंग्रेजों को प्रॉफिट हो रहा है वो कार्य हमें नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे पता है कि मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, और मेरे पढ़ाने की वजह से अंग्रेजों को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं एक दफ्तर में काम कर रहा हूं तो मेरे दफ्तर में काम करने की वजह से अगर अंग्रेजों को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं वो कार्य नहीं करूंगा। मेरे किसी भी कार्य के द्वारा अगर अंग्रेजों को प्रॉफिट हो रहा है तो वो कार्य नहीं करूंगा। ऐसा असहयोग आंदोलन में चीजें थी, यानी कि बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए थे, लोग पढ़ाना छोड़ दिए थे, लोग दफ्तर जाना छोड़ दिए थे, रैलियां हुई जा रही थी। असहयोग आंदोलन एक इतना मतलब आप कह सकते हो कि इतना भयानक आंदोलन था, ठीक है। 1857 के बाद असहयोग आंदोलन जो था बहुत ही व्यापक था, ठीक है, और इसमें अंग्रेजों का जो है ना पांव डगमगा गया था, और अंग्रेजों को भी ये लग गया था कि भाई ये अब हमारी बस की बात नहीं है, हमें इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बात वही है कि जब आगे एक आंदोलन चलता है तो उसको आगे चल के कुछ ऐसी घटनाएं घटी जाती हैं जिसके वजह से उसको पीछे हो जाता है, यानी कि पीछे लेना पड़ जाता है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। आगे असहयोग आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य बेसिकली क्या थे कि अंग्रेजों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, स्वराज रहेगा, यानी कि खुद का राज अब होना चाहिए। अंग्रेज जितना राज कर लिए वो कर लिए, लेकिन अब राज किसका होगा? वो हमारा होगा। तो अंग्रेज द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण जो कानून था और जो कार्य था उसका विरोध किया जाने लगा, और साथ ही साथ देशव्यापी अहिंसात्मक आंदोलन स्टार्ट हो गया, यानी कि इसमें हिंसा वाली बात नहीं की गई थी, अहिंसा के हिसाब से काम किया जाएगा, यानी कि जिसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। आगे इस आंदोलन में स्पष्ट किया गया कि स्वराज अंतिम उद्देश्य, यानी कि असहयोग आंदोलन का अंतिम उद्देश्य क्या है? स्वराज, यानी कि खुद का राज होना चाहिए। आगे कार्यक्रम कैसे बढ़ा ये, यानी कि असहयोग आंदोलन कैसे फैला? तो इसमें देखिए, विद्यार्थी द्वारा स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया गया, यानी कि वो पढ़ने ही नहीं जाते थे। शिक्षकों ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। वकीलों द्वारा मुकदमे लड़ने से इनकार कर दिया गया। प्रांतीय चुनाव परिषदों के चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया, यानी कि अगर कोई भी चुनाव होगा तो उसमें हम भाग नहीं लेंगे, बात खत्म है। आगे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, यानी कि विदेश की जो वस्तुएं थी उसको बहिष्कार किया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि अब स्वदेशी माल अपनाया जाएगा, जो देश में निर्मित वस्तुएं होंगी उसी चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शराब की दुकानों की पिकेटिंग करना। पिकेटिंग का मतलब होता है एक तरीके से धरना देना, ठीक है। शराब की दुकानों पर धरना देने लगे थे। साथ ही साथ श्रमिक वर्ग हड़ताल पे पहुंच गए थे। साथ ही साथ श्रमिकों, किसानों तथा अन्य द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए अपने हितों के अनुसार तरीके अपनाना, यानी कि कहने का मतलब है, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस से गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, एक मैं बता देता हूँ, बाकी जो नोट्स दूंगा उसमें मैं सुधार दूंगा। इसका मतलब यह है कि श्रमिकों, किसानों तथा अन्य लोगों ने क्या किया?
ये देखा कि जिसमें उनका हित हो, हित का मतलब होता है जिसमें उनकी भलाई हो, सिर्फ वही कार्य करेंगे। साथ ही साथ अंग्रेजों को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो हम कार्य नहीं करेंगे। तो ये देख सकते हो इस तरीके की उस टाइम पे सभाएं होती थी, उस टाइम पे रैलियां होती थी, जिस टाइम पे गांधी जी भाषण देते थे। आगे क्या होता है, आंदोलन की प्रगति तथा अंत। देखिए, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी तथा मुस्लिम नेता डॉक्टर ठीक है, मुस्लिम नेता डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा अली बंधुओं ने देश में भ्रमण किया। यानी कि ये जितने भी नेता थे ये भिन्न भिन्न जगहों पे गए और देश का भ्रमण किए। आगे परिणाम स्वरूप शीघ्र ही ये आंदोलन बल पकड़ लिया। जनता ने सारी सरकारी विद्यालय का बहिष्कार कर दिया। बीच सड़क के बीचों बीच यानी कि बीच चौराहे पे विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, यानी कि उस कपड़े को जला दिया गया। आगे इसी बीच उत्तर प्रदेश के, अब ये आंदोलन जब प्रगति पे था अपने, तो इसी बीच में क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन में इतना लोग सम्मिलित हो गए थे कि उन्होंने अब अहिंसा वाला आंदोलन, यानी कि जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना था, वो आंदोलन अब हिंसा पे उतारू हो गया। और होता क्या है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पे एक पुलिस स्टेशन में पुलिसों को बंद करके आग लगा दी गई। ठीक है, अब ये हिंसा इतना व्यापक हुआ जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने कहा ये अहिंसा का आंदोलन था और आप लोगों ने हिंसा किया है, तो इस वजह से मैं आंदोलन वापस ले लेता हूं। तो यही हुआ, चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। इस हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझते हैं आंदोलन का क्या महत्व था और स्वतंत्रता आंदोलन में इसका क्या योगदान था। तो आपको सबको पता है कि इस आंदोलन का एक ही उद्देश्य था और अंतिम उद्देश्य क्या था, स्वराज, यानी कि खुद का राज होना। और खुद का राज कभी हो सकता है जब देश आजाद होगा, देश स्वतंत्र होगा। देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने सरकार से सीधे टक्कर ली। जाहिर सी बात, अब सरकार से डरना वरना नहीं है, सीधे टक्कर लेना है, क्योंकि जितना उन्होंने कहा था अंग्रेजों ने 1914 से लेकर 1918 में जिस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको आजाद कर देंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1920 में हम क्या करेंगे, आंदोलन कर देंगे। आंदोलन शुरू हो गया था और जगह जगह पे ऐसी चीजें हो रही थी। तो आगे देखिए क्या होता है, 1857 के विद्रोह के पश्चात पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज की नींव क्या होती है, हिल जाती है। क्यों हिल जाती है? क्योंकि इसमें जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे समझते हैं। असहयोग आंदोलन में स्वदेशी का खूब प्रचार किया। स्वदेशी यानी कि अपने देश के माल का खूब प्रचार किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ उद्योग धंधों का विकास भी हुआ था। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन से भारतीय राष्ट्रवाद में बहुत ज्यादा परिवर्तन भी देखने को मिला था। और इस आंदोलन में किसानों, श्रमिकों, कारीगरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इस वजह से ये एक तरीके से बोल लो किसानों, श्रमिकों तथा कारीगरों का ही आंदोलन था। नेक्स्ट क्या होता है, इस आंदोलन में गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए लोगों ने इनको महात्मा की संज्ञा दे दी। महात्मा किसको? गांधी जी को। महात्मा बेसिकली हम कहते हैं कि इसको है वो व्यक्ति जिसकी आत्मा पुण्य हो, मतलब जिसकी आत्मा बहुत ज्यादा अच्छी हो, महान आत्मा। ठीक है, तो आत्मा बहुत ज्यादा अच्छी हो तो उसे कहते हैं महात्मा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ कहा जाए तो एक तरीके से कह लो कि महात्मा एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कहा जाता है महात्मा, जैसे महात्मा गांधी या महात्मा बुद्ध, तो इस तरीके की चीजें थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आंदोलन बंद कैसे होता है। स्टार्ट तो मैंने आपको बता दिया, बंद भी मैंने बता दिया। चौरी चौरा नामक स्थान पे सारा हमला हुआ था, पुलिस चौकी को बंद करके आग लगा दी गई थी, इस वजह से गांधी जी ने इसको बंद कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिर गांधी जी के इतने फॉलोअर्स कैसे थे, यानी कि गांधी जी ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से इतने जो फॉलोअर्स थे गांधी जी की ओर अट्रैक्ट होते थे, गांधी जी की भाषण को सुनते थे, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों को वो भी करते थे। ऐसा क्या था, गांधी जी ने ऐसा क्या किया था? तो बेसिकली देखिए, गांधी जी ने अपने आप को ऐसा ढाल लिया था, आम जनता की तरह ढाल लिया था। हालांकि वो पढ़े लिखे बहुत थे, दक्षिण अफ्रीका से पढ़ के आए थे, नॉलेज बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो आम जनता की तरह जैसे आम जनता होती है उस तरीके से अपने आप को कर लिए थे। जैसे आज के समय में आप देखोगे नेता अगर विधायक भी बन जाता है ना, तो पूरा रफ एंड टफ में है, कुर्ता पजामा बढ़िया से पहन के, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके, है ना, सोना वोना ये सीकड़ विकट पहन के अच्छे से घूमता है, बॉडीगार्ड लेके, ऐसे हो जाते हैं विधायक। ठीक है,
क्यों? क्योंकि वो विधायक हैं जी, अपने क्षेत्रों को संभाल रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, बेशक उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन गांधी जी ने हमेशा अपने आप को ऐसा ढाला कि गरीब कभी अपने आप को अलग ना समझे, यानी कि वो एक तरीके से समझे कि गांधी जी हमारे भाई हैं। इस तरीके की चीजें थी। तो देखिए, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया, तो सबसे पहले उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ किया और तथा सिर को मुड़वा लिया, यानी कि जो सिर है वो गंजा हो गए थे। और साथ ही साथ क्या पहनते थे, धोती और कुर्ता। अब बताइए, आम जनता भी धोती कुर्ता पहनती है, वो भी धोती कुर्ता पहनते हैं, और जो सेम सेम कपड़ा होता है तो ही तो भाई भाई होते हैं ना। तो ऐसी चीजें थी। आगे, उनका यह नया रूप तपस्या तथा संयम प्रतीक भी था, यानी कि तपस्या और संयम का प्रतीक भी था, और ये इनकी विशेषताएं थी। साथ ही साथ गांधी जी का गुणगान करते हैं, यानी कि एक तरीके से कह लो कि इनकी यही जो चीजें थी, इन्हीं की वजह से गांधी जी को और लोग सम्मान पूर्वक देखते थे। आगे, गांधी जी ने आम लोगों की तरह वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, उन्हीं लोगों के साथ रहने लगे थे तथा उन्हीं की भाषा बोलने लगे थे। अन्य नेताओं की तरह सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि आज टाइम के नेता क्या होते हैं, अपने आप को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जनता में नहीं जानते, खुद का जो कपड़ा होगा बहुत ही महंगा महंगा पहनेंगे, लेकिन जनता भाई फटे पुराने कपड़े पहन रही है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे नेताओं से बिल्कुल ही अपोजिट थे। जहां आज के समय के नेता अपने आप को बिल्कुल ही अच्छा दिखाते हैं, वहीं गांधी जी अपने आप को ऐसा दिखाते थे कि हम आम जनता ही हैं। तो ये चीजें हैं, बल्कि वे उनमें सहानुभूति रखते थे, गांधी जी उनमें सहानुभूति रखते थे तथा घनिष्ठ संबंध भी स्थिर कर लेते थे। साथ ही साथ गांधी जी ने लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे, जैसा कि आप देख सकते हो। अच्छा, इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखे चलाने में बिताते थे, यानी कि चरखा चलाया करते थे। ठीक है, चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए थे, यानी कि चरखे के साथ जो गांधी जी थे, उनको एक तरीके से मान लो कि राष्ट्रवाद का प्रतीक मान लिया गया था, राष्ट्रवाद का प्रतीक मान लिया गया था। ठीक है, अच्छा, पीछे वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था सिंडिकेट का जो प्रतीक था, उसमें तिरंगा के बीचों बीच देखिए चरखा ही बना हुआ था ना। तो तिरंगा के बीचों बीच चरखा बना हुआ था ना। तो आप ये समझ सकते हो कि चरखा उस टाइम पे इतना ज्यादा फेमस था, क्योंकि गांधी जी ने चरखे को लेकर बहुत सारी बातें की थी, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति प्रथा में प्रचलित मानसिक श्रम तथा शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। यानी कि गांधी जी ने कहा, देखिए, सूत काटिएगा, सूत काटने से क्या होगा, एक तरीके से हमारी जो जाति है, सभी लोग अगर सूत काटेंगे तो इसमें एक तरीके से चाहे आप दलित हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, सब एक समान अगर सूत काटेंगे, मतलब इस तरीके की चीजें करेंगे, तो हमारी जो जाति जो बनावट है ना, वो चीज विखंडित हो जाएगा और हम आपस में एक दूसरे से जुड़कर रहेंगे। यानी कि ये जो मानसिक सोच है हमारी, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे समझते हैं। अब गांधी जी किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि किसानों ने महात्मा गांधी को किस तरीके से देखा। तो देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि सबसे पहली चीज तो किसान महात्मा गांधी को एक महान व्यक्ति मानते थे। महात्मा की संज्ञा तो उन्होंने ऑलरेडी दे ही रखी थी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि गांधी जी हैं, हमारे लिए काम करते हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी को लेकर कुछ अफवाहें भी फैली हुई थी कि महात्मा गांधी चमत्कारी नेताओं में से एक है, या फिर आप कह सकते हो कि चमत्कार करने वाले हैं। और जिन जिन लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहे हैं, उनका बुरा हुआ है। ठीक है, एक तरीके से चमत्कारी है। ये सारी बातें महात्मा गांधी को लेकर बोली गई हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप बुक उठा के पढ़िएगा, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे, महात्मा गांधी को गांधी बाबा भी कहते थे, गांधी महाराज भी कहते थे, महात्मा भी कहते थे, जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात महात्मा गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे, यानी कि जो उद्धार कर देते हैं, है ना, जो सबका कल्याण कर देते हैं, उसके समान थे। आगे, जो उनकी हमेशा सहायता करते थे, चाहे वो कर हो या फिर कुछ और। गरीब विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत ही ज्यादा बल मिला। यानी कि गांधी जी का जो पहनावा है और जो जनता में जैसे संलग्न रहते हैं, जैसे जनता से जुड़े रहते हैं, और इनसे जनता को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला और गांधी जी की बातों को वो बिल्कुल ही मानते थे। आगे, गांधी जी जहां कहीं भी
गांधी जी जहां कहीं भी गए वहीं चमत्कारी शक्तियों की अफवाहें फैल गई थी, यानी जैसे मैंने बताया ना, अफवाहें फैल गई थी चमत्कार की। जैसे कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों की दुख तकलीफों को सुधारने के लिए भेजा गया, यानी कि गांधी जी को क्यों भेजा गया है, इसलिए भेजा गया है ताकि ये हमारे दुख तकलीफों को दूर कर सके। आगे कुछ स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है, यानी कि अगर मैं बात करूं गांधी जी की जितनी शक्ति है अंग्रेजों से कहीं ज्यादा अधिक है। उत्कृष्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा होना, अनोखा होना। ठीक है, आगे उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। अच्छा, ऐसा कहा गया कि गांधी जी जहां पे पहुंच जाएंगे वहां पे जो अंग्रेज है वहां से भाग जाएंगे। आगे गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां भी हैं। जैसे इस तरह की अफवाहें फैली हुई थी कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों को घोर समस्या आई थी, साथ ही साथ फसल चौपट हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो गांधी जी की बुराई करते थे, जो गांधी जी की आलोचना करते थे, उनको उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनकी फसलें बर्बाद हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जब बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये भी पता लगेगा कि कुछ ऐसी अफवाहें थी कि कुछ लोग ये कहते थे कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा कि मैं गांधी जी पे तब विश्वास मानूंगा जब मेरा जो खेत है, जो सरसों का खेत है, ठीक है, वो तिल में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं गांधी जी पे विश्वास मान लूंगा। तो अगले दिन क्या होता है कि वो तिल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई है। एक व्यक्ति कहता है कि गांधी जी के प्रति अपशब्द यूज कर लिया, और वो काम क्या कर रहा था, जैसे गन्ने का जो रस होता है उसको बड़े से कढ़ाई में डालकर गुड़ जब बनाया जाता है ना, तो उसने उस टाइम पे गांधी जी को अपशब्द कह दिया। ठीक है, और अपशब्द कहते के साथ ही उसका जो घड़ा है, उसका जो कराहा था, दो हिस्सों में टूट गया। ठीक है, साथ ही साथ कईयों के घर जल गए, कईयों की बकरी चोरी हो गई। ये सारी अफवाहें फैली हुई थी गांधी जी को लेकर, जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है। तो गांधी जी को किसान इस तरीके से देखा करते थे। आगे समझते हैं। ठीक है, ये है अपना इमेज। आगे समझते हैं चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया, यानी कि जो चरखा है, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। तो देखिए, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुनने का मुख्य कारण चरखे द्वारा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करना था। यानी कि एक तरीके से आमदनी, जब आप चरखा चलाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करोगे, और जब प्रोडक्शन करोगे तो आपको पैसा तो मिलेगा ही। आगे उन्हें स्वावलंबी बनना था। स्वावलंबी का मतलब होता है खुद पर निर्भर रहना, यानी कि हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये समझ लो खुद की ही फैक्ट्री है, जो चरखा चला रहे हो यानी कि खुद की फैक्ट्री है, आप उससे प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, आगे एक तरीके से समझ लो गरीबों का बहुत बड़ा मशीन, गरीबों का बहुत बड़ा मशीन। आगे इसके द्वारा बुना गया खदर स्वदेशी कपड़े का उत्तम उदाहरण है, और यानी कि इसमें सूत कताई वगैरह सारा काम होता है, और इससे जो कपड़ा बनता था काफी अच्छा बनता था। ये सारे उदाहरण दिए गए हैं। इसका प्रयोग विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए किया गया था, यानी कि कहा गया अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो विदेशों की वस्तुओं का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, उसको त्याग दो। तो बहिष्कार कर दिया गया। गांधी जी के अनुसार खदर मशीन को नष्ट करने के स्थान पर उसके प्रयोग को नियमित करना था, साथ ही साथ विकास को नियमित करना था। गांधी जी ने कहा कि देखो मशीन आया हुआ है, मशीन की वजह से अगर हम ज्यादातर मशीनों को यूज करेंगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से सबके पास रोजगार तभी हो पाएगा जब सारे मेहनत करेंगे। तो मशीन की क्वांटिटी भी कम करो, और जो ये अपने चरखा वाला चीज है इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ताकि इससे सभी के घर में एक चरखा हो पाए और इससे प्रोडक्शन हो पाए। आगे गांधी जी के अनुसार चरखा मशीन का प्रयोग सबसे अधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है, तथा पहिया अपने आप में मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। अर्थात गांधी जी ने कहा कि ये जो बना हुआ है ना, एक तरीके से समझ लो मशीन ही है, और इसको हम एक तरीके से ऐसा मशीन है जिसको हम अपनी झोपड़ी में लगा सकते हैं, झोपड़ी में प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़ा बड़ा मशीन लगा सके, लेकिन हमारे पास इतना तो है कि हम एक चरखे के द्वारा अपना जो आजीविका है, अपनी जो आमदनी है, उसको हम कर सकें। आगे गांधी जी ने कहा कि मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूं। अब समझिए यहाँ पे केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सबका स्रोत एक, सबका स्रोत एक। जैसे आज के समय में आप देखते हो कि आज के समय में कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास प्रॉपर्टी पूरी की पूरी है, एक तरीके से पैसा ही पूरा पूरा है। जैसे आप देश में देखो अंबानी, ठीक है, अंबानी अडानी, ये क्या है, अमीर ही है तो है। यानी कि जितना एक गांव कमा रहा होगा, सारे लोग मिल के कमा रहे होंगे, उतना तो अडानी अंबानी अपने आप ही कमाते हैं ना, उससे ज्यादा ही कमाते हैं। तो एक तरीके से समझो
गांधी जी ने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे ही व्यक्ति हो जिसके पास पूरा पैसा हो, ठीक है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास समान में पैसा हो और सभी के पास पैसा हो, कोई भी गरीब ना हो और ना कोई अमीर, तो खैर हो ही, लेकिन कोई गरीब ना हो, सबके पास पैसे होने चाहिए। गांधी जी का उद्देश्य ये था। तो यही लिखा है कि गांधी जी ने कहा कि धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी के हाथों में करना चाहते थे। आगे, उपयुक्त कारणों से चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुना गया। गांधी जी ने स्वयं प्रत्येक दिन कुछ भाग चरखा चलाने में व्यतीत करते थे, यानी कि दिन भर का कुछ टाइम वो चरखा चलाने में यूज करते थे, ताकि लोगों को सीख मिल पाए कि चरखा चलाया कीजिए और इससे आपको आजीविका मिलती है। आगे, उन्होंने अन्य नेताओं या राष्ट्रवादियों को भी ऐसा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया, और इस तरीके से जो चरखा है एक तरीके से राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। समझ में आ गया? तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम इसको कर देंगे ओवर। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए इस चीज़ को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।